हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नील एचपी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आज आप लोग का यानी क्लास 10 का जो इंग्लिश का पेपर था वो भी समाप्त हो गया, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पेपर है 3 मार्च को वो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। तो इस वीडियो में हम लोग ये सामाजिक विज्ञान का आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अभी देखो मेरा भी एग्जाम था यूनिवर्सिटी का इसलिए आप लोग का जो इंग्लिश का पेपर था उसको मैंने सॉल्यूशन नहीं कराया था, ठीक है? क्योंकि अभी-अभी मैं आया हूँ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं यार, आप अपने नेक्स्ट पेपर जो सोशल साइंस की है उसकी तैयारी में लग जाओ। अब छोड़ो आप लोगों का जैसा भी पेपर हुआ इंग्लिश का, ऐसे तो इंग्लिश का आई होप सबका मस्त पेपर हुआ होगा क्योंकि अच्छा पेपर आया था। मैं अभी देखा था और रात को मैंने देखा, मतलब रात को मैं क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर में, तो उसमें देखा था बहुत सारे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के फंसे थे। लाइक मुझे अभी एक क्वेश्चन मतलब अच्छे से पेपर भी नहीं देखा हूँ लेकिन अभी भी मुझे एक याद है। क्या क्वेश्चन है? हाँ, गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज अ होली रिवर। और उसमें पूछा है कि मतलब आपका एडजेक्टिव किया है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो ये अभी रात को ही मैं क्वेश्चन कराया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था, ये 2020 में पूछा हुआ था और अभी आप लोग का 2023 में पूछ दिया ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ रहा है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है? और बाकी मैं कहूंगा अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप पे पेपर नहीं भेजो अपना इंग्लिश का, तो ये नंबर लिख लो मेरा 85 42 86 64 46। गलत नंबर मत लिखना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और इस वीडियो को देखने के बाद इस पे अच्छे से पीडीएफ बनाकर अपने इंग्लिश का पेपर भेज देना या फिर अच्छे से फोटो खींचकर आप भेज देना, ठीक है? ताकि मैं आपके नेक्स्ट जो भाई आए जो 9th से 10th में आ रहे हैं उनके लिए पेपर अभी से मैं रख लूँ कि अगले साल उनके लिए आपका ये पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? बाकी मैं इंग्लिश का पेपर नहीं सॉल्व करूंगा, आप नेक्स्ट पेपर में अब लग जाइए, कोई सॉल्व कराने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है? चलो आगे हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो। देखो अब नए पैटर्न के अनुसार आप लोग का पेपर कैसे पूछेगा। तो देखो 20 मार्क का आप लोग का जो कल सोशल साइंस, कल नहीं परसों आप लोग का 3 मार्च को सोशल साइंस का पेपर होगा, उसमें 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है? और 4-4 मार्क के आप लोग के 8 प्रश्न होंगे, ठीक है? लेकिन किन्हीं 4 का ही उत्तर देना होगा तो आपको 16 मार्क मिल जाएगा। क्लियर? और 6-6 मार्क के आप लोग के कुल 8 प्रश्न होंगे लेकिन केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तो 6 का 24 नंबर ये मिल जाएंगे। और 10 मार्क का आप लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न होगा। तो इस प्रकार आप इसको जोड़ो, 6-4-10 का 0, 2-2 4 और 2-6 1 हासिल 7, यानी 70 मार्क का आप लोग का पेपर इस प्रकार पूरा पूरा बटा रहेगा। तो चलो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले भी आप लोग का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 10 मार्क का तो पहले भी आप लोग का जो मानचित्र वाला प्रश्न था वो पूछा करता था। तो चलो इस वीडियो में जितने भी इस पेपर के, ठीक है, इस कोड का आप लोग कोड देख सकते हो। ये कोड कौन सा है? ये 2020 का पेपर है जिसका कोड है 825 NX। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ ही जो मानचित्र वाले प्रश्न है, जो मैप वाला प्रश्न है उसको कर लेते हैं, और जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको छाट छाट कर मैं लिख कर आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है? तो उसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और मानचित्र वाला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हो कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई? तो भाई 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मतलब क्या हुआ? फ्रांस को एक मतलब गणतंत्र घोषित कर दिया गया, गणतंत्र की स्थापना हुई वहां पे, न कि निरंकुश शासन की स्थापना हुई, और सीमित राजतंत्र का तो अंत हुआ और सैन्य शासन मीन्स एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि राजा का ही शासन या सेना का शासन। तो ऐसा तो नहीं है, ये आप लोग का गणतंत्र की स्थापना हुई, सिंपल। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ थिकनेस। चलो अगला प्रश्न आप लोग सेकंड नंबर देख सकते हो। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ओके, महामंदी का प्रारंभ हमें बताना है कि किस वर्ष हुआ था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, तो महामंदी का प्रारंभ भाई कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। अरे यार यहाँ 1929, ये बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे तो 1928 और कहीं कहीं 1928 दिया रहता है, कहीं कहीं 1929 दिया रहता है, तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन में दिया रहे आप लोग देख लेना, ठीक है? तो यहाँ 1929 आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं कि वंदे मातरम गीत के लेखक, भाई सब लोग जानते हैं कि वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? और हम लोग का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, वो जैसे जनगण मन जो है उसके लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक? चलो तो इसका तो वंदे मातरम गीत है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ अगला प्रश्न है
कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। ओके, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे हमें ये बताना है। एक वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे या लेखक थे। तो भाई जो पेरियार रामास्वामी नायकर थे ये मतलब साउथ के रहने वाले थे, ठीक है। ये क्या थे, एक समाज सुधारक थे, ठीक है, समाज सुधारक। कई ये एक मतलब अगर हम लोग जातिगत बात करें तो ये पंडित थे, ठीक है, लेकिन इन पे काफी आरोप लगते थे इनके हिंदुत्व होने का। चलो वो बाकी मतलब उस पे हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये डिटेल होने का समय नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का पांचवा प्रश्न देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है। तो भाई ऐसा थोड़े है, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना, एक साथ मिलजुल कर रहना। भले ही आज का पॉलिटिकल माहौल कुछ और है, उसकी वजह से मतलब माहौल कुछ और है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य का यही मतलब होता है, या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब यही होता है कि सभी धर्मों के लोग उस राष्ट्र में निवास करें, मिलजुल कर रहे। तो यहाँ कह रहा है कि धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, तो ये तो गलत है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि एक राष्ट्र हो और एक ही धर्म हो उसमें, धर्मनिरपेक्ष राज्य का ये तो मतलब नहीं है। या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, मतलब कि जिसकी संख्या ज्यादा हो उसके ही धर्म को मान्यता दी जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सभी धर्मों को समान समझना, ठीक है। चलो ये भी हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए हो सकता है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 में, 90 में, 92 में या 2004 में। तो देखो भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यहाँ पे अगर मेन हम लोग सबसे पहली बार बात करें, ठीक है, तो राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में हुई थी। क्लियर है। लेकिन अगर इसका हम लोग राष्ट्रीयकरण की बात करें तो वो 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था। तो यहाँ 1992 ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग वस्तुतः अगर स्थापना करें तो सबसे पहले शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से, एक कोई गांव है वहां से हुई थी 1959 में। तो कहीं कहीं अगर 92 ऑप्शन में ना हो, 1900 आपका 59 हो, तो 1959 आपका सही हो जाएगा। बाकी 1959 और 92 एक साथ नहीं देगा आपको ऑप्शन में। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला, ये तो आप लोग का एक एक मार्क का प्रश्न नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो ये 3-3 मार्क का जो प्रश्न है इसको अब आपका 4-4 मार्क में देगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, इसको अच्छे से आपको कराऊंगा। बाकी यहाँ इसको अभी छोड़ता हूँ, हम लोग जितने भी इस कोड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ अब मानचित्र संबंधित इन प्रश्नों को कर लेते हैं। देखो मानचित्र संबंधी जो आपका प्रश्न आएगा वो केवल आप लोग का हिस्ट्री यानी इतिहास से आएगा, प्लस जियोग्राफी यानी भूगोल से आएगा। केवल दो इन पार्टों से, मतलब 2 ही पार्टों से आएगा। आप लोग का जो वो लोकतांत्रिक वाला यानी एक तरह से पॉलिटी वाला और इकोनॉमिक्स वाला जो मतलब पार्ट है उससे नहीं आएगा। तो ये बात को ध्यान रखना, हिस्ट्री और जियोग्राफी से ही केवल मानचित्र संबंधित 5 नंबर का हिस्ट्री से और 5 नंबर का जियोग्राफी से आएगा। तो चलो सबसे पहले ये मानचित्र संबंधित ये प्रश्न है, ये आप लोग शायद हिस्ट्री से है, तो देख लेते हैं इनको। इसमें आप लोग देख सकते हो जो पहला प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसको क्या करना रहेगा आप लोग को कि मानचित्र में दर्शाना रहेगा, कि मानचित्र में दर्शाना रहेगा और कहां हुआ था, साथ में उसका नाम भी लिखना होगा जहां हुआ था, ठीक है। आप लोग को दर्शाने का 1 मार्क मिलेगा और नाम लिखने का 1 मार्क। जैसे ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, तो आप पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल भाई इंडिया के मैप में आप लोग खोज लेना कि किधर पड़ता है पश्चिम बंगाल, और उसके मैप में आप लोग ऐसे मतलब दर्शा कर, ठीक है, और वहां पे लिख देना मतलब ऐसे कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। या फर्स्ट है प्रश्न तो फर्स्ट यहाँ पे लिख देना कि फर्स्ट, और दर्शा देना और कलकत्ता लिख देना। तो दर्शाने का ऐसे 1 मार्क और मतलब आधे मार्क, और कलकत्ता लिखने का आधे मार्क, यानी 1 मार्क आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये कैसे दर्शाया जाएगा मैप में, मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको आज ही वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर बाद में ये वीडियो देख रहे होगे तो, ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। बाकी यहाँ देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भाई 13 अप्रैल 1919, किसको नहीं ये मालूम है, ठीक है, जो आप लोग का मतलब जो भी हिस्ट्री पढ़ रहा है सब लड़कियों को ये मालूम होगा। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है, पंजाब के कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो इसको याद रखना, बस इतना। इसको मैप में कैसे दर्शाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ओके, कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहां हुआ भाई, तो वो मद्रास में हुआ, मद्रास में, जिसको आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जो नीचे एकदम साउथ में है, ठीक है। तो बस यहाँ केवल ये याद रखिए। अब इसको कैसे दर्शाओगे मैप में, तो एकदम नीचे आपको मतलब नीचे आप चेन्नई में कहीं भी मैप में देख लो अपने हिसाब से, और ऐसे मतलब दर्शा दो और लिख दो कि ये थर्ड का मतलब
यहाँ पे ये थर्ड का उत्तर है और नाम लिख दो कि मतलब वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ, या चेन्नई भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ऐसे मैप में आप इंडिया के मैप में इधर नीचे मतलब ये चेन्नई वाले मद्रास वाले पार्ट में इसको दर्शा दोगे। तो वो दर्शाना मैं बताऊंगा आपको, अभी केवल यहाँ आप आंसर इन प्रश्नों का जान जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वह स्थान जहाँ सूती श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। भाई सूती श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। कहाँ हुआ, अहमदाबाद, आप लोग याद रखना। उसके बाद और अहमदाबाद कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। बस मैप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारा राज्य मालूम रहना चाहिए कि आपका कौन सा राज्य कहाँ है। अगर मैं राजस्थान बता दूं, मतलब ऐसे आपको अगर मैप दे दिया जाए, मान लो इंडिया का, मान लो ये मैप है, इंडिया का मैप है, तो इसमें मैं बोलूँ कि हम लोग का यूपी का है तो बता दो कि हाँ यहाँ यूपी है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ मुंबई है, मतलब ऐसे आप बता दो। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। क्लियर, चलो आगे हम लोग देखते हैं। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ओके, ऊपर हम लोग का 27 पूछा था, यहाँ पे 29 पूछ दिया। तो 29 में लाहौर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। कहाँ हुआ था, लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसको कैसे दर्शाओगे, इसको थोड़ा मैप से बाहर दर्शाना पड़ेगा। जैसे ये ऊपर होता है ना, ये कश्मीर के यहाँ, मतलब कश्मीर के इधर साइड में, तो यहाँ आप लोग को दर्शाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये पांचवे का आंसर है। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने 5 मैप वाला प्रश्न कर लिया। अब चलो यहाँ नीचे आप लोग का होगा, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होता है, चलो इसको छोड़ दें। यहाँ पे हम लोग का, यहाँ कुछ प्रश्न है आप लोग का। अब देखो ये भूगोल से आप लोग का ऑब्जेक्टिव है। ऊपर आप लोग का क्या था, इतिहास से संबंधित, ठीक है, और उसमें एक और था इतिहास, और शायद उसमें पॉलिटी जुड़ा होगा, मुझे लग रहा है कि, और इसमें आप लोग का, इस ऑब्जेक्टिव में आप लोग का भूगोल और प्लस इकोनॉमिक्स इसमें मतलब पूछेगा, इसमें जुड़ा हुआ है। पहले ये होता था, ठीक है, अब तो एक ही में 20 मार्क का सबसे ऑब्जेक्टिव मिलकर पूछा जाएगा, ठीक है। और 10 मार्क का आप लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न तो सेम उसी तरह पूछा जाएगा जैसे पीछे पूछा करता था। तो चलो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है। ओके, अजैवीय संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है भाई, तो वो चट्टाने हैं, पशु नहीं हो सकता है, मछलियां नहीं हो सकती, पौधे नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें जीवन व्याप्त है, तो ये जैव संसाधन हो जाएंगे। और अजैव संसाधन चट्टाने, या फिर गाड़ियां भी हो सकती हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, जिनमें जीवन नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, ठीक है, यानी ये भूगोल का एक तरह से बोल सकते हैं सेकंड प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। ओके, हमें खरीफ की फसल बताना है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। ओके, तो खरीफ की फसल कौन है भाई, तो देखो यहाँ पे चना है, धान है, कपास है, या फिर आप लोग का ख तथा ग दोनों है, यानी ये ख वाला या ग वाला दोनों है। तो देखो जो चना है वो रबी की फसल है, जो जाड़ों में बोई जाती है, जैसे चना या फिर गेहूं हो गया, ठीक है, ये रबी की फसल होती है। और धान जो होता है खरीफ का फसल होता है, कपास भी खरीफ के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इन दोनों का ऑप्शन ये अपने आप में इंक्लूड कर रहा है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 16 का आप लोग डी वाले को गोला मतलब लगाओगे। चलो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ओके, किसी वस्तु का अगर अधिकांशतः भाग प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उसका मतलब उत्पादन किया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, सिंपल, ठीक है। बाकी ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इससे रिलेटेड आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क या 6 मार्क में, तो उसको मैं कराऊंगा, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, झारखंड का कोडरम अग्रणीय उत्पादक है। ओके, कह रहा है कि झारखंड का कोडरम जो है वो अग्रणीय उत्पादक है, मतलब झारखंड के कोडरम क्या है, झारखंड का एक जिला है, तो उसमें कौन सी मतलब जो धातु है अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन का मतलब यही है एक तरह से, अब्रक, लौह अयस्क, या तांबा, या सोना, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो भाई देखो, झारखंड का जो कोडरम जिला है वो अब्रक उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है, सबसे ज्यादा अब्रक यहीं पे पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वो अत्यधिक सिंचाई है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक। भूमि निम्नीकरण मींस भूमि की एक तरह से बोल सकते हैं गुणवत्ता का कम होना। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख सकते हैं। अब आप लोग कहोगे अत्यधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण होता है, तो बिल्कुल होता है भाई साहब, ठीक है। अब वो कैसे होता है उसको छोड़ो, मैं चलता हूं आगे, ठीक है। ये हम लोग का निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, भाई हरियाणा के व्यक्ति की जो आय है प्रति व्यक्ति अगर बोला जाए तो वो सर्वाधिक मानी जाती है, ठीक है। मानी जाती है नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे जनगणना की जाती है उसी तरह इसको भी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये डाटा अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग नीचे, अब ये हम लोग का इसका हम लोग भूगोल का हम लोग
देख लेते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न इधर नीचे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है। देखो हमें क्या करना है कि हम मानचित्र में हमें इसे दर्शाना है। नागार्जुन सागर बांध को देखो, ये चिन्ह भी इसमें दे दिया है। हम लोग का हिस्ट्री में, इतिहास में चिन्ह नहीं दिया था, लेकिन इसमें दे दिया है कि इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, नाम सहित दर्शाना है। तो आप मैप में नागार्जुन सागर बांध अब कहाँ स्थित है, तो देखो जो नागार्जुन सागर बांध है, आप लोग याद रखना कि ये तेलंगाना राज्य है ना, जिसकी राजधानी आपकी हैदराबाद है। तो हैदराबाद के पास ही, लगभग हैदराबाद से 30 की 50 किलोमीटर दूर पे ये नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ठीक है, तो आप मैप में बस इतना याद रखना भाई कि तेलंगाना या हैदराबाद कहां पड़ेगा, तेलंगाना में हैदराबाद कहां स्थित है। अगर बस तेलंगाना का मैप भी भारत में, मतलब भारत के मैप में आप जानते हो कि नीचे तेलंगाना भाई साउथ का राज्य है, तो नीचे साउथ में होगा। तो बस तेलंगाना का आप मैप आपको मतलब याद है, तो तेलंगाना में आप कहीं भी ऐसे मतलब ये दर्शाना इससे, तो ऐसे आपको ऐसे कर देना है और इस पे लिख देना है कि फर्स्ट, और लिख देना है, चूंकि यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिखना है कि नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, वो मैं दर्शाऊंगा आपको, बस यहाँ आप ये याद रखें कि नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना के तेलंगाना राज्य में स्थित है, हैदराबाद के नजदीक ही स्थित है। चलो उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, नाम सहित। तो भाई कोई भी कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, जैसे गुजरात में आप कहीं भी दर्शा सकते हो। ठीक है, क्योंकि गुजरात फेमस है कपास उत्पादन के लिए। चलो तो गुजरात ही यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है कि बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको मैप में दर्शाना है और नाम भी लिखना है। तो देखो बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र ही पूछा है, आप कहीं भी दर्शा सकते हो। बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र यहाँ पे पूछा है, बहुत सारे क्षेत्र है तो कहीं भी आप दर्शा सकते हो, लेकिन आप एक अमरकंटक याद रखना, काफी फेमस है अमरकंटक। मैं लिख देता हूं अमरकंटक, जो एमपी में पड़ता है, काफी फेमस है बक्साइड उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला है कि हैदराबाद नगर आपको दर्शाना है चिन्ह द्वारा, नाम सही। तो भाई हैदराबाद नगर नीचे तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो आपको ऐसे मतलब हैदराबाद का जो मैप है, मतलब पूरा इंडिया का मैप दिया रहेगा, उसमें सारे राज्यों को मैप दिया रहेगा मैप, तो उसमें आप लोग को तेलंगाना वाले राज्य में ऐसे आपको दर्शा देना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को आपको दर्शाना है इस चिन्ह द्वारा, नाम सहित। तो चलो ये तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो हम लोग के मतलब इसको, चलो इसको तो दर्शाकर मैं ही बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा 6 शायद 12 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हम लोग का 10 मार्क का हम लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो चलो इसी प्रकार मैं आपको 2020 के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, उनको, और 2022 के पेपर हैं उनको सॉल्व करा दूंगा आप लोग का पूरा लाइक इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह अगर और सब ऑब्जेक्टिव और ये मानचित्र वाला प्रश्न, तो आपका इसी में से बहुत ज्यादा फंस जाएगा, और बाकी कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट अलग से भी करा दूंगा, तो आप लोग का काम हो जाएगा। और उसके अलावा जो आप लोग के 4-4 मार्क और 4-4 मार्क और 6-6 मार्क वाले प्रश्न हैं, तो उनको तो लेकर मैं अभी लिख कर आपको बताऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप चैनल से जुड़े रहना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और हाँ मेरे दोस्त, इस नंबर पे ये 85 42 86 64 46, आप देख लो मेरी बातों, मेरी वॉइस को सुनो, 85 42 86 64 46, इस नंबर पे अपना जो इंग्लिश का पेपर था, ठीक है, उसका अच्छे से पीडीएफ बनाकर भेज देना। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना।